ठीक है। तो पहला डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रेसिप्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है वो आप लिखेंगे इसमें मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मीनिंग, कैपिटल का मीनिंग और रेवेन्यू का मीनिंग। तो कैपिटल रेसिप्ट हो गया और रेवेन्यू रेसिप्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग मीनिंग लिख देंगे। मीनिंग आपको मैंने कल बता दिया था कि कैपिटल रेसिप्ट जो होता है वो एक ऐसा पैसा होता है जो कि हमको मिलता है जब हम कोई भी कैपिटल नेचर के गुड्स को बेचते हैं। ठीक है, तो वो जो पैसे हमको मिलते हैं उसको कैपिटल रेसिप्ट कहते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू रेसिप्ट क्या होता है? वो पैसा होता है जो हमको मिलता है मतलब रेवेन्यू आइटम्स के नेचर को बेच के, मतलब कि जो हमारे स्टॉक होते हैं उनको बेच के जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू रेसिप्ट होता है। मतलब कोई एक शॉपकीपर है, वो दिन भर में चिप्स बेच रहा है, बिस्किट बेच रहा है, तो ये सब जो भी पैसा उसके पास आ रहा है वो रेवेन्यू रेसिप्ट का है। कोई कपड़े का दुकान किसी का है, तो कपड़े का दुकान है तो वो अब कुछ भी बेच रहा है, कपड़े का दुकान में जो भी कपड़े का कपड़ा बेच रहा है, जो भी पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रेसिप्ट। ठीक है, और कैपिटल रेसिप्ट में क्या होगा? पूरा पूरा हमने कोई मशीन बेच दिया, ख़राब हो गया था, ठीक है, पुराने फर्नीचर बेच दिए दुकान के, तो वो सब कैपिटल रेसिप्ट में आएगा। ठीक है, तो मीनिंग में आप ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेचर। तो नेचर में क्या होगा? ये आएगा आपका नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, और ये आएगा रिकरिंग। तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार हो। ठीक है, तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर होता है। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता, ये आपका कभी कभी होगा। 4 साल 5 साल आपने मशीन यूज़ किया फिर आपने बेच दिया, तो वो आपका रिकरिंग नेचर का नहीं होता। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये हमारे रिकरिंग नेचर का होता है, ये हमारा डेली का डेली होता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन में आपको बताना है कि ट्रांजैक्शन की साइज़ क्या होगी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन की साइज़ यहाँ पे जो होती है ये बिग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे द ट्रांजैक्शन ऑफ साइज इज बिग, और यहाँ पे स्मॉल और एज पर बिजनेस। एज पर बिजनेस क्यों लिखवा रहे हैं? अब मान लीजिए हमारा कार बेचने का बिजनेस है, तो कार बेचने के बिजनेस में अब 10-5 हज़ार रुपये का सामान तो बेच नहीं रहे, कार बेच रहे हैं 10 लाख 20 लाख की, तो ये तो बिग हो गया, तब तो ये कैपिटल आप बोलोगे। ठीक है, तो इसीलिए आप एग्जामिनर के लिए लिख दोगे कि स्मॉल एज पर बिजनेस। तो एज पर बिजनेस में मान लिया जाएगा कि हाँ, अगर कार का बिजनेस है तो वो जो कार बेच के पैसा आ रहा है वो हमारा स्मॉल में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिग और स्मॉल, इसका मतलब यही है कि जो आप आपके बिजनेस के हिसाब से क्या बिग और स्मॉल है, किसी एक आदमी के हिसाब से नहीं, बिजनेस के हिसाब से। तो कार के बिजनेस के देखिए, उसके बाद है नेचर हो गया, उसके बाद ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं नेचर में। अब इसमें आप लिख सकते हो कैपिटल रिसिप्ट में कि ये जो अमाउंट होता है ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, रिकरिंग हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। देखिए, अगर 2 मार्क्स में आता है तो ये दोनों भी अगर आप लिख देते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये बड़े क्वेश्चन में आता है, तब उसमें आपको 5 नंबर का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें रेसिप्ट में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। शो करते हैं, ये बात करेंगे, मतलब इसका पोजीशन। तो पोजीशन इसका कहाँ पे होता है? तो पोजीशन देखेंगे तो हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट होता है इसका पोजीशन बैलेंस शीट में होता है। जो भी इसमें चेंजेस होता है हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि बैलेंस शीट में, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई फिक्स एसेट बेचा तो बैलेंस शीट में प्लस माइनस होगा। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर बेच दिया तो यहाँ पे भाई कैपिटल रिसिप्ट है,
अगर हमने कोई मशीन बेचा, मशीन बेच के हमको पैसा आएगा, तो अब क्या होगा, बैलेंस शीट में जो है वो स्पेसिफिक जो एसेट्स है वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में फ़र्क दिखेगा। लेकिन रेवेन्यू वाले में क्या होता है, कैश में तो फ़र्क दिखता है, कैश तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन उसको हमें फोकस नहीं करना, आपको यहाँ पे दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ही लिख दीजिए, क्योंकि सेल परचेज हो रहा है। ट्रेडिंग पीएल लिख देंगे तो वो आपका सारा कवर कर जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग पीएल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा इनकम होता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और जो भी हम क्या बोलते हैं सामान बेचते हैं वो सेल्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएल लिखा गया है। फिर से समझिए, जब हम कोई भी सामान बेचते हैं तो हम सेल्स में दिखाएंगे ना कि हमने इतने का सेल किया, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, मान लीजिए हमको कोई इनकम हुआ, ठीक है, कमीशन मिला, तो ये भी रेवेन्यू रेसिप्ट ही हो गया। तो कमीशन मिल रहा है तो ये भी हमारा इसमें दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो पोजीशन इन अ बुक ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, आप केवल पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो इसका पोजीशन बैलेंस शीट में होता है, और जो इसका पोजीशन होता है वो होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब लिखेंगे हम लोग टर्म के हिसाब से। ये जो होता है ये लॉन्ग रन होता है, ये जो होता है ये शॉर्ट रन होता है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये लंबे समय के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग रन में होता है, मतलब अगर आप छोटे टर्म में देखेंगे, जैसे 2 महीने में, 1 महीने में, तो ज़रूरी नहीं है आप मशीन खरीदते ही बेच दोगे। ठीक है, तो आप लॉन्ग रन तक मशीन यूज़ करते हो, तब जाके कोई एक कैपिटल रिसिप्ट आता है। ठीक है, जैसे आपने एक मशीन खरीदी, आपने 5 साल 4 साल यूज़ किया, फिर उसका पेमेंट आपके पास आया। ऐसा नहीं कि आज ही खरीदे और 3 दिन बाद बेच दिए। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू क्या होता है, वो शॉर्ट रन होता है। शॉर्ट रन क्यों होता है कि हमने आज खरीदा, उसको 1 हफ्ते बाद बेच दिया, या फिर दूसरे दिन बेच दिया, 1 घंटे बाद बेच दिया। भाई हम गुड्स खरीद रहे हैं तो उसको बेचने के लिए तो खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स ही होता है। तो गुड्स खरीद रहे हैं, बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हमारा जो होता है ये हमारा शॉर्ट रन होता है। कुल मिला के हमारे 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी ऊपर से मैच करेंगी, बहुत सारी चीज़ें, क्या पूरी चीज़ें आपकी मैच करेंगी। ठीक है, तो खाली आपको अलग क्या करना है इसमें, खाली मीनिंग आपको आपको अपने बुक से देख के लिख लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मीनिंग है इसमें आप क्या लिखोगे, अब पैसा खर्च करने की बात करोगे। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी तो आपने पैसा खर्च किया। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताते हैं, मान लीजिए ऊपर वाले में आपको मीनिंग याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको एक और ट्रिक बता देते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा सेल ऑफ मशीन, और यहाँ पे लिख दीजिएगा सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आपको मीनिंग मीनिंग लिखना पड़ेगा, और आपके 5 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप करके फुल मार्क्स पा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मीनिंग लिखना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, बस आपको 5 पॉइंट लिखना कंपलसरी होता है। तो अब आते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो मीनिंग तो आपके बुक का हो गया। उसके बाद नेचर आपको वही लिखना है जो ऊपर आपने लिखा है, सेम नेचर लिखना है, नॉन रिकरिंग, और यहाँ पे आपको रिकरिंग लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप लिख लेंगे। ट्रांजैक्शंस में भी आप वही लिख सकते हैं, बिग, और यहाँ पे स्मॉल एज पर एज बिजनेस, एज पर बिजनेस, सॉरी, स्मॉल एज पर बिजनेस, तो वही सेम चीज़ आप लिख सकते हैं। और पोजीशन में भी आप सेम चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट आपने लिख दिया, और यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद टर्म में भी आपने वही लिख सकते हैं जो ऊपर आपने लिखा है, लॉन्ग रन, और यहाँ पे शॉर्ट रन। इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा।
उसके बाद जो एग्जाम्पल है, बस खाली एग्जाम्पल आपको चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आपको जहाँ पे आपने सेल ऑफ मशीनरी लिखा है तो यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी लिख देंगे, क्योंकि मशीन खरीद रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ मशीन लिखेंगे। और यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स लिखेंगे। तो देखिए कितना ईजिली आपने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, खाली ऊपर वाला आपने लर्न किया, ऑटोमेटिक नीचे वाला भी आपको लर्न हो गया। तो हम तो कहेंगे अगर आपको मीनिंग याद नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ से 5 पॉइंट पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इजी भी है और ये दोनों में काम आ जाएगा, रेसिप्ट में। और ये खाली जो एग्जाम्पल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा और ईजिली आपका ये दोनों तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। और इसमें अगर एग्ज़ाम में आएगा तो 2 मार्क्स का तो डिफरेंस आते ही हैं, लेकिन कई बार देखे गए कि 5 मार्क्स में भी डिफरेंस दे देता है। तो 5 मार्क्स में दे दिया तो इसमें 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल जाएगा। ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं और इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको कुछ बढ़ाना है तो कुछ बढ़ा सकते हैं, जैसे नॉन रिकरिंग इन नेचर लिख दिए, रिकरिंग इन नेचर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन है तो बिग एज पर बिजनेस लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आपने एज पर बिजनेस लिख दिया, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दिया, यहाँ ट्रेडिंग पीरियड, यहाँ तो ठीक है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन ऐसे ही चल जाएगा। फिर परचेज ऑफ मशीनरी हो गया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपके बुक में अलग से ऐसा डिफरेंस दिया नहीं है, तो आप टेबल बना के इसको नोट कर लीजिए। अकाउंट बनाते क्यों है ये आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं ये पता है, ये बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं ये पता है। इसको लिखते कैसे है देखिए, पहले समझ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बनाने का कि हमको पता चले कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस लॉस हो रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ग्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सब चीज़ माइनस करना बाकी होता है, इसलिए ग्रॉस वर्ड यूज़ करते हैं। और यही चीज़ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो देखिए शॉर्ट में समझे रहेंगे तो आप अपने मन से ही बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस और नेट प्रॉफिट के लिए। देखिए कितना इजी है कि यहाँ पे ग्रॉस था, यहाँ पे नेट आ गया। उसके बाद बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है भाई, तो बैलेंस शीट बनाया जाता है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो देखिए ये 3 लाइन आपने अगर अपने दिमाग में बैठा ली तो ऑटोमेटिक आप इसका जो भी डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, अब इसको देख के हम पढ़ेंगे और देखिए अपने आप डेफिनेशन सामने आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में बी डिफाइन एज अकाउंट, ये तो आप लिख ही सकते हैं ऐसे घुमा के। ट्रेडिंग अकाउंट में बी डिफाइन एज अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो विच इज प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो आपने इतना लिख दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब हमको लिखना है पीएल का, तो पीएल में हमने क्या लिखा, पीएल अकाउंट में बी डिफाइन एज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गिवन टाइम पीरियड, ये भी हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट है, तो अब बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अकाउंट मत लिख दीजिएगा गलती से भी, बैलेंस शीट जो होता है ये होता है स्टेटमेंट। तो इसमें लिखेंगे बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो कितना इजीली आपको 2 मार्क्स का लर्न हो गया। इसके ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखना है। आईएससी में आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में, बहुत ही मतलब आप समझिए टू द पॉइंट आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा स्टोरी लिख के आपको नंबर नहीं मिलने वाला। अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट आंसर है। तो अगर आप इतना केवल लर्न कर लेते हैं तो आप खुद ही बना के इसको लिख लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में सिलेबस में नहीं होने के कारण भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए क्या है, वो है मार्शलिंग
ऑफ बैलेंस शीट। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, सिलेबस में खाली आपका मीनिंग है, लेकिन कई बार आप देखोगे एग्जाम में पूछा गया। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो मार्शलिंग का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसका आपको हम याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। मार्शलिंग का मतलब आप समझ लीजिए अरेंजिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ अरेंज करना, अरेंज्ड, अरेंज्ड मैनर में कोई भी चीज़ रखना, उसको हम बोलते हैं मार्शलिंग। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है आंसर, अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट इज कॉल्ड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे आपको लिखना है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट इज कॉल्ड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बस देखने में आपको डराने के लिए मार्शलिंग मार्शलिंग वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आप करते क्या हो, आप भी तो मार्शलिंग करते हो, क्योंकि अब जब भी क्वेश्चन दिया होता है तो ये तो लिखा नहीं रहता है कि ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है। आप पहचानते हो कि प्लांट लिखा है, मशीनरी लिखा है, तो ये हमारा एसेट्स है। क्रेडिटर लिखा है तो ये लाइबिलिटीज़ है। तो ये आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसको अरेंज करते हो, जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने सीखा है, उसके हिसाब से अरेंज करते हो। तो अरेंजमेंट आपको खुद से करना होता है। तो जो आप एक्टिविटी करते हो उसको मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। मतलब अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, मतलब सारा एसेट उठा के एसेट्स में लिख देना और सारा लाइबिलिटीज उठा के लाइबिलिटीज में लिख देना, इस काम को हम मार्शलिंग कहते हैं। यही आपका मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मार्शलिंग स्टार्ट किए हैं, तो एक पॉइंट और है इसके साथ, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मार्शलिंग का पार्ट है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। हो सकता है एक बार एग्जाम में आपसे पूछ लें, ठीक है। बहुत इजी है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम शॉर्ट में एकदम बता दे रहे हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप रखेंगे, 11th में भी आपको काम ही आएगा। सर इसके अंदर होता क्या है सर मार्शलिंग के। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में क्या होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो सबसे लिक्विड होता है, सबसे लिक्विड मतलब कैश, कैश सबसे लिक्विड होता है। उसके बाद बैंक में जो पैसा रखा है सबसे लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब तुरंत जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। बिल रिसीवेबल हो गया, वो सबसे लिक्विड होता है। जैसे अगर आपसे हम पूछें लिक्विडिटी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर गोल्ड में लिक्विडिटी होती है। क्यों? गोल्ड को कभी भी आप बेच के पैसा निकाल सकते हो। तो अब गोल्ड में लिक्विडिटी होती है, मगर जमीन में लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि जमीन के लिए आपको बायर ढूंढना पड़ता है। आपने कार लिया, कार बेचना है, तो कार के लिए आपको बायर ढूंढना पड़ेगा कि आपके रेट पे कार खरीद ले। अब आप 10,000 में बेचोगे तो कोई भी खरीद लेगा, वो अलग बात है। आपके रेट पे हम ये कह रहे हैं, अगर आपके रेट पे आपको सामान बेचना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी की अगर लाइन में इनको लिखेंगे, कार को और बिल्डिंग को, तो ये सबसे पीछे खड़े मिलेंगे। लेकिन गोल्ड हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सबसे आगे खड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब लिक्विडिटी जो जो हमारा तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको प्रेफरेंस देना। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के हिसाब से जब बनाते हैं तो हमारा प्रेफरेंस जो होता है वो कैश पे होता है, कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको ऊपर लिखेंगे, बाकी चीज़ें नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट बनाना है तो इसी प्रेफरेंस से बनाना है, आपको नॉर्मल बैलेंस शीट बनाना है, आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तब आपको बोला जाएगा लिक्विडिटी से बनाइए, परमानेंट से बनाइए। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस में क्या होता है। पहले कैश आएगा जो एकदम लिक्विड हो गया, फिर बैंक आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया, ठीक है। एकदम आखिरी में आपका लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, ठीक है। और यही होता है परमानेंट प्रेफरेंस में, लिक्विडिटी को हम प्रेफरेंस नहीं देते। सबसे पहले हमारा ज़मीन आ गया, फिर बिल्डिंग आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि अब कैश एकदम नीचे आएगा इसके लाइन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमारा जो प्रेफरेंस है वो परमानेंस प्रेफरेंस को, मतलब जो चीज़ें हमारे पास रहती हैं लंबे समय तक, उसको जो कि कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट प्रेफरेंस। तो बहुत ही सिंपल सा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और परमानेंट प्रेफरेंस। तो गोल्ड क्या है? अगर हम गोल्ड को एकदम ऊपर लिख रहे हैं तो मतलब बैलेंस शीट जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो आपको याद रखना है गोल्ड को, कि हाँ गोल्ड एकदम लिक्विड होता है। मतलब अब यहाँ पे हमको जो आंसर लिखना है, ये समझाना है कि यहाँ पे चीज़ें लिक्विड जो होती हैं वो ऊपर होती हैं,
और परमानेंस जब आप वर्ड यूज करेगा तो आप याद कर लीजिएगा परमानेंट वर्ड को, मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, परमानेंट नेचर का होता है, इसको बेचने में हमको समय लगता है। तो इस तरीके से अपने दिमाग में आप रख सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो बना के लिख देंगे। ठीक है।